हेलो, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? हम आम बोलचाल की भाषा में इसको देखें, आम बोध में देखें तो क्या है? देश के साथ या राष्ट्र के साथ जो वफादारी है, वफादारी या हम इसको बोलें भक्ति है, निष्ठा है, प्रेम है। अगर हम बोलें कि किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति वफादारी, भक्ति, निष्ठा और प्रेम है तो हम कह रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद के जो आम बोलचाल की भाषा में उसके साथ ये शब्द जोड़ा जाता है देशभक्त या देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र प्रेम जो है उसके साथ जोड़ा जाता है। ये आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रवाद के लिए ये शब्द यूज होता है, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम। अब राष्ट्रवाद के अंदर क्या है कि जो व्यक्ति है, क्योंकि ये भावना है, निष्ठा है, प्रेम है, ये व्यक्ति के अंदर आना है। तो इसके अंदर क्या है? जो व्यक्ति है उसके अंदर अपने जो राष्ट्र है, जो देश है उसका, तो राष्ट्र के प्रति उसके अंदर क्या है? अपनापन आता है, अपनापन। अब इस अपनापन की वजह से व्यक्ति जो है अपने आप को उस राष्ट्र में सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। सिर्फ वो अपने लिए ही नहीं, वो अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उनके लिए भी राष्ट्र के अंदर जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए वो क्या कर रहा है व्यक्ति? इसलिए ये व्यक्ति चाह रहा है कि जो उसका राष्ट्र है उसकी रक्षा होनी चाहिए, जो उसका राष्ट्र है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसका जो राष्ट्र है वो मजबूत होना चाहिए, उसका जो राष्ट्र है वो विकसित होना चाहिए। ये क्या है? ये राष्ट्र से जुड़ी भावना है व्यक्ति के अंदर। जब व्यक्ति उसके अंदर अपने आप को सुरक्षित और अपनी आने वाली पीढ़ियों को उसमें सुरक्षित देखना चाहता है। तो राष्ट्रवाद क्या हुआ? राष्ट्रवाद एक भावना हुई, राष्ट्रवाद जो है एक विचार हुई। हम इस रूप में ले इसको कि जो राष्ट्रवाद है वो क्या है? वो एक चेतना है, वो एक चेतना है, विचार है। और अगर भावना, विचार, चेतना बोले तो वो जागरूकता है, वो जागरूकता है, वो व्यक्ति के अंदर जागृति है, व्यक्ति के अंदर वो जागृति है। और उसमें ले तो क्या है? राष्ट्र के प्रति ज्ञान या होश है, उसके अंदर होश आना है। तो ये क्या है? जो ये सारा दिमाग का काम है, दिमाग के अंदर है ये भावना, विचार, चेतना, जागरूकता, जागृति, ये सब दिमाग के अंदर है। इसके अंदर क्या है? जब एक क्षेत्र, किसी एक क्षेत्र के लोग या एक भाषाभाषी लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग, या बोले एक संस्कृति के लोग, या बोले एक शासन के अधीन लोग, एक शासन के अधीन जो लोग हैं, जब वो अपने आप को, जब ये सभी लोग ये लोग जो है जब अपने आप को, अपनी जो पहचान जो है वो राष्ट्र के रूप में करने लगे, इनकी जो पहचान है जब राष्ट्र के रूप में होने लगे, या ये अपनी पहचान राष्ट्र के रूप में करवाने लगे, तो समझो कि जो है यहाँ पर उनके अंदर क्या आ गया? उनके अंदर राष्ट्रवाद आ गया। अब इससे क्या होगा? जब उनके अंदर ये बातचीत आएगी तो उनका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? अब उनको जो प्रेरणा दे रहा है, अब उनको जो प्रेरित किया हो रहे हैं, जो अब वो राष्ट्रवाद से प्रेरित हो रहे हैं। राष्ट्रवाद विचार है,
भावना है, जागृति है राष्ट्रवाद। इसको हम इस रूप में लें कि जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद जो है ये आधुनिक अवधारणा है। इस चीज़ को आप थोड़ा समझें, यह आधुनिक अवधारणा है। इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में ये राष्ट्रवाद नहीं था, ये आधुनिक समय के साथ आया है। जो आधुनिक मानव है ये उसके विचार हैं, ये उसके अंदर है। ये अब ये आधुनिक काल के साथ ही आगे बढ़ा है। आधुनिक काल जो है औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवाद जो है ये इकट्ठे ही आगे बढ़े हैं, ये इकट्ठे ही आगे बढ़े हैं। अब इससे पहले क्या है, इससे पहले जो व्यक्ति है, जब हमने बात की थी वफादारी की, निष्ठा की, भावना की, भक्ति की, तो उस समय क्या है कि अब व्यक्ति की जो ये चीज़ें हैं राष्ट्र के साथ हैं। लेकिन उससे पहले जब हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर की जो निष्ठा है, उसकी जो वफादारी है, वो या किसी वंश के साथ है, किसी सामंत के साथ है, किसी शासक के साथ है, या कबीले के साथ है, या अपनी बिरादरी के साथ है, या धर्म के साथ है, या पंथ के साथ है। ये जो बात वफादारी और निष्ठा इनके साथ जब जुड़ी हुई है, व्यक्ति इसके साथ जकड़ा हुआ है जब, तब उसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है। उसमें उसकी निष्ठा राष्ट्र के साथ नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो राष्ट्र है, जब उसके साथ उसकी निष्ठा जुड़ती है, तो व्यक्ति की इनके साथ जो है निष्ठा कमजोर पड़ती है। तो राष्ट्रवाद जो है ये आधुनिक अवधारणा है, यह आधुनिक अवधारणा है। इससे पहले जो मानव है या मानवीय चेतना है, उसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, उसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं था। 19वीं शताब्दी जो है, 19वीं शताब्दी जो है वो विश्व इतिहास में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ वो राष्ट्रवाद के उदय की शताब्दी भी है, राष्ट्रवाद के उदय की शताब्दी भी है। दोनों का जो उदय है वो साथ साथ 19वीं शताब्दी में हो रहा है। अब सबसे पहले जो अंग्रेज, सबसे पहले अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने, और सबसे पहले अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने जो है अपने आप को राष्ट्र के रूप में संगठित किया, अपनी पहचान जो है वो राष्ट्र के रूप में स्थापित की। कब? 18वीं शताब्दी में सबसे पहले। लेकिन जो आधुनिक अर्थों में जो हम कहें कि जो पूरी तरह से उन्होंने एक राष्ट्र का जो रूप है, किस रूप में? सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो है उन्होंने जो एक राष्ट्र का जो रूप है वो 19वीं शताब्दी में ही धारण किया। उन्होंने 19वीं शताब्दी में ही इस चीज़ को धारण किया। अब हम जब आधुनिक अवधारणा बोल रहे हैं तो हम थोड़ा आधुनिक चीज़ को समझ लें, आधुनिक क्या चीज़ है, तो हम इस चीज़ को और ढंग से समझ पाएंगे। हमारा जो अभिप्राय आधुनिक से क्या है, आधुनिक क्या चीज़ है। तो आधुनिक जब हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, जब हम आधुनिक शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो आधुनिक का मतलब है जब मानव जो है उसके दिमाग में, उसके विचारों में तर्क, मानववाद और प्रयोग विधि जो है जब उसके दिमाग में, उसके व्यवहार में आ जाए, तो उसका क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि वो मानव जो है वो आधुनिक हो रहा है। मतलब जो उसके विचारों का केंद्र है वो मानव और उसकी समस्याएं हो जाएं, और जो कोई भी वो तर्क पेश कर रहा है, लॉजिक ले रहा है, उसको प्रयोग विधि द्वारा वो सिद्ध कर रहा हो या सिद्ध करने की कोशिश करे, तो हम कह रहे हैं
कि वो जो मानव है वो आधुनिक हो रहा है। अब आधुनिक काल को समझे जरा। आधुनिक काल क्या चीज़ है, फिर हम राष्ट्रवाद को आसानी से समझ पाएंगे। आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल में क्या हो रहा है? भौगोलिक खोजें हो रही हैं, बहुत भौगोलिक खोजें। यूरोप के लोग जो हैं वो विश्व के नए नए हिस्सों में जा रहे हैं, नए नए क्षेत्रों को खोज रहे हैं। उसका क्या परिणाम हो रहा है? उसका परिणाम हो रहा है कि वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में यूरोप के लोग जाकर व्यापार कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है? जो व्यापार और वाणिज्य बढ़ने का मतलब ये हो गया कि यूरोप के अंदर एक धनी व्यापारी वर्ग आ रहा है। एक धनी जो है, हम इसको धनी मध्यम वर्ग आ रहा है साथ साथ ही। अब ये धनी मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग जो है, ये यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति को सपोर्ट कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं। औद्योगिक क्रांति वाले चैप्टर को हम एक बार अलग से भी करेंगे। तो ये औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? औद्योगिक क्रांति आने से जो है पूंजीवाद बढ़ रहा है, पूंजीवाद आ रहा है, नया युग आ रहा है। सामाजिक और जो राजनीतिक स्ट्रक्चर थे पहले के, आधुनिक काल से पहले के, या ये बोलें कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद आने से पहले के जो राजनीतिक और सामाजिक ढांचे थे, अब वो जो है वो चेंज होने लगी, उनमें बड़ी तेजी से परिवर्तन होने लगा। आधुनिक काल बोले तो आधुनिक काल में क्या हो रहा है? आधुनिक काल में प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक तरफ तो जो है भौगोलिक खोजें हो रही हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो है औद्योगिक क्रांति हो रही है। औद्योगिक क्रांति को जो है आप एक प्रक्रिया के रूप में देखें, ये पिछली प्रक्रिया का ही फल थी। अब इसमें क्या हो रहा है? औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक क्रांति में विश्व इतिहास के अंदर पहली बार जो है जन शिक्षा शुरू हो रही है। मास एजुकेशन, आधुनिक एजुकेशन, सभी बच्चों को, सभी लोगों को पढ़ाया जाना। और वो आधुनिक मतलब औद्योगिक क्रांति की जरूरतों के अनुसार शिक्षा है। ये मध्यकालीन या प्राचीन काल की जो शिक्षा है वैसी शिक्षा नहीं है। इसके अंदर आधुनिक विज्ञान, भूगोल और दूसरी चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल हैं। और दूसरा साथ में क्या चीज़ हो रही है? एक और जो यातायात के साधन हैं वो आधुनिक हो रहे हैं। यातायात के साधन, अब यातायात के साधन आधुनिक हो रहे हैं, शिक्षा आधुनिक हो रही है। इसका क्या परिणाम हो रहा है? इसका परिणाम हो रहा है कि जो आर्थिक जो व्यवस्था थी, जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी, वो तेजी से परिवर्तन होने लगी, तेजी से चेंज होने लगी। चेंज होकर क्या होने लगी? वो उस पूरे क्षेत्र को जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है उसको राष्ट्र में बदलने लगी, राष्ट्र में उसको चेंज करने लगी। अब इससे क्या हो रहा है? इससे पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले जो यूरोप है, हम यूरोप के संदर्भ में इसको देखें तो यूरोप में पहले क्या है? सामंतवाद है, मध्यकाल है, राजतंत्र है। तो सामंतवाद में क्या था? अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग कानून थे। हर सामंत के हिस्से में उसका अपना टैक्स और अपने कानून थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब पूरे के पूरे क्षेत्र को जो है एक शासन के अधीन लाया गया। एक शासन जो है पूरे क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। ये जो एक शासन जिस एरिया में स्थापित हो रहा है वही राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है। और वहाँ के जो लोग हैं, जब वो सामंतवाद से संघर्ष कर रहे हैं तो उन लोगों में जो है क्या आ रहा है? राष्ट्रवाद आ रहा है। यानी औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजीवाद है वो मध्यकालीन जो व्यवस्था है सामाजिक और राजनीतिक, उससे लड़ रहा है यूरोप के देशों के अंदर। और उसको आगे और देखें तो औद्योगिक क्रांति के जो है वो क्या कर रही है? एशिया और अफ्रीका के देशों के अंदर
औद्योगिक क्रांति या पूंजीवाद जो है वो एशिया व अफ्रीका के देशों के अंदर एक नई चीज़ लेकर आ रहा है। के अंदर क्या लेकर आ रहा है वो इन देशों के अंदर जो औद्योगिक क्रांति वाले देश हैं या यूरोप के देश हैं वो साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। यानी अब औद्योगिक क्रांति जो यूरोप के अंदर मध्यकाल से लड़ रही थी वो एशिया और अफ्रीका के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदल रही है, साम्राज्यवाद स्थापित कर रही है। उन व्यवस्थाओं को क्या कर रही है वो औपनिवेशिक बना रही है, औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित कर रही है। औपनिवेशिक जो है उपनिवेश से बना है, ये नए प्रकार की व्यवस्था थी। ये भी आधुनिक विश्व का हिस्सा है, आधुनिक काल का ये हिस्सा है। तो अब जब यूरोप के देश या जो साम्राज्यवादी देश हैं वो औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं, तो अपने साथ वो आधुनिक काल के गुण साथ लेकर आ रहे हैं। जैसे औपनिवेशिक देशों में वो आधुनिक शिक्षा भी लेकर जा रहे हैं, वहाँ के यातायात और संचार के साधन भी चेंज कर रहे हैं, नए लेके आ रहे हैं, और उन देशों को जो है एक शासन के अधीन ला रहे हैं। एक शासन के अधीन जो है औपनिवेशिक दुनिया को वो लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये आधुनिक जो विश्व है उसके अंदर औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है वो प्रक्रिया चल रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो आधुनिक जो इतिहास है उसको बदलने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि एशिया और अफ्रीका के अंदर, या हम ये कहें कि औद्योगिक क्रांति के प्रसार के बाद, औद्योगिक क्रांति के प्रसार के बाद जो है वो दुनिया के मानचित्र में जो है, जो आज हम देशों की सीमाएं देखते हैं, जो बाउंड्रीज देखते हैं, वो औद्योगिक क्रांति के परिणाम के बाद जो है, जो यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद पर आधारित जो क्षेत्र बने और एशिया और अफ्रीका के अंदर जो साम्राज्यवाद पर आधारित जो देश बने, वही जो है आधुनिक युग के अंदर देशों की सीमाएं बना रहे हैं, सीमाएं बन रही हैं। अब इसका क्या परिणाम हो रहा है कि यूरोप के अंदर जो है, हम इसको दो उसमें देखेंगे, अब एक यूरोप के अंदर और एक एशिया के अंदर। अब यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, यूरोप के अंदर 19वीं सदी जो है उसमें हम देखेंगे कि वो क्रांतियों की सदी है। क्रांतियां हो रही हैं अलग अलग देशों में, राजतंत्र के खिलाफ जो है, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए क्रांतियां हो रही हैं पूरे यूरोप के अंदर। हम ये चीज़ देखेंगे। फिर एक चीज़ और यहाँ पर हम देखें कि राष्ट्रीयता के आधार पर, असल में क्या है, जो राष्ट्र शब्द है जो हमने हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका तो मतलब लोग होते हैं, लेकिन जो राष्ट्र शब्द को जो हम अंग्रेजी के अंदर प्रयोग करें तो इसका मतलब होता है नेशन। नेशन ये लैटिन भाषा के शब्द नेटियो से बना है, नेटियो, इसका मतलब होता है जन्म, जाति। तो यूरोप के अंदर ये शब्द यूज हो रहा है नेशन। ये किससे संबंधित है, जन्म और जाति के आधार पर जो समूह बने हुए हैं, नेशनैलिटीज, राष्ट्रीयताएं जो है इसके आधार पर बनी है। तो यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद नेशनैलिटीज को लिए हुए है, भाषा और जो ये जन्म और जाति के समूह है इसको लिए हुए है। इसका क्या परिणाम हो रहा है, इसका परिणाम हो रहा है जर्मनी और इटली का एकीकरण, दोनों देशों का जो है एकीकरण हो रहा है। अब जो नेशंस के आधार पर अगर देशों का एकीकरण हो रहा है तो साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर एक नई चीज और आ रही है, वो है पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या, ये पूर्वी यूरोप से मतलब है यहाँ पर पूर्वी समस्या, पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप के देश जब नेशन के आधार पर अपने आप को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वहाँ पे नेशनलिज्म जा रहा है जब, तो वहाँ पर जो बड़ी शक्तियाँ हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, वो उन
उस समय वहाँ पर वो राष्ट्रवाद को दबाना चाहते हैं। बड़े जो देश हैं वो भी उस क्षेत्र के अंदर राष्ट्रवाद को अपने मतलब के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। तो पूर्वी समस्या क्या बन गई? पूर्वी समस्या ने क्या किया? पूर्वी समस्या ने पूर्वी यूरोप जो है वो अब एक मैदान के रूप में पेश किया, युद्ध का मैदान, एक क्षेत्र के रूप में पेश किया। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो महाशक्तियां हैं वो अब पूर्वी यूरोप के लेके संघर्ष कर रही हैं, और जो दोनों युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध, दोनों युद्धों का ये एक कारण बन रहा है। ये दोनों युद्धों का एक कारण बन रहा है। उधर एशिया और अफ्रीका के देशों में जो राष्ट्रवाद है वो नए प्रकार से आ रहा है। हमने देखा कि पिछले शताब्दी के अंदर एशिया और अफ्रीका के अंदर जो है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो है वो स्थापित हुआ था। औपनिवेशिक सिस्टम जो है वहाँ पर स्थापित हुआ था। अब इस औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ जो है, इस साम्राज्यवाद के खिलाफ जो अधीन देश हैं, जो अधीन जनता है, वो राष्ट्रवाद के प्रभाव में आ रही है। उनके अंदर राष्ट्रवाद आ रहा है। ये अधीन जनता जो है, पराधीन जनता जो है, ये राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष जो है वो शुरू कर रही है। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष, ये राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष जो है ये साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन के, औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद है वहाँ पर राष्ट्रीयता के आधार पर, नेशनैलिटीज़ के आधार पर भेदभाव पैदा कर रहा है। लेकिन एशिया और अफ्रीका के अंदर जो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष है ये भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र की सीमा को तोड़ते हुए पराधीन जनता के अंदर एकता स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर एकता स्थापित हो रही है, और ये जो पराधीन जनता की एकता है ये साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रही है, और उसका नेतृत्व जो है वो राष्ट्रवाद कर रहा है, राष्ट्रवादी भावना कर रही है। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो भारत का मुक्ति संघर्ष है। हम इसको अगले वीडियो के अंदर कभी करेंगे, इसका डिटेल से स्टडी। तो भारत का जो मुक्ति संघर्ष है वो भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर से आगे निकलकर अधीन जनता में जो है वो एकता स्थापित कर रहा है। हमने क्या देखा कि जो राष्ट्रवाद है वो आधुनिक अवधारणा है। राष्ट्रवाद जो है वो आधुनिक अवधारणा है। इसने क्या किया? आधुनिक विश्व को जो है संगठित करने का काम किया। आधुनिक जो विश्व है उसको उसने संगठित किया और रूप प्रदान किया। जो आज जो देशों का रूप है वो राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप या आधुनिक काल में ये आया। अब जो राष्ट्रवाद है ये क्या कर रहा है? ये एक राजनीतिक सिद्धांत है। राष्ट्रवाद जो है वो राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत बोले तो क्या कि ये राष्ट्र और राजनीति जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्र और जो राजनीति है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करता है। जो राष्ट्रवाद है उसने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की। इस राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर क्या है? जो लोग हैं, लोगों की भागीदारी को उसने बढ़ाया। लोगों की हिस्सेदारी जो है उसने बढ़ाई। अब लोगों के बगैर राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रवादी जो विचार हैं वो लोगों में ही आते हैं। तो यूरोप के अंदर क्या कर रही है? यूरोप के अंदर ये लोगों की भागीदारी जो है वो लोकतांत्रिक विचारों में, लोगों की भागीदारी है, ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है इसको क्या कर रही है? लोकतांत्रिक विचारों में
वो लेकर आ रहा है। लोगों में जो है लोकतांत्रिक अभिलाषा पैदा कर रहा है, लोगों के अंदर लोकतांत्रिक अभिलाषा पैदा कर रहा है, उनके अंदर लोकतांत्रिक आकांक्षा पैदा कर रहा है और लोगों को लामबंद कर रहा है। इन दोनों चीज़ों के साथ जो है लोगों को संगठित किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में, संगठनों के रूप में जो है लोग जो है लामबंद होना शुरू होते हैं। इससे पहले, आधुनिक काल से पहले या इससे पहले लोग संगठित नहीं हो रहे हैं किसी पॉलिटिकल ग्रुप में या पॉलिटिकल पार्टीज में, और वो राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं लोग। ये हम आधुनिक काल के अंदर ही आकर देखते हैं। और यूरोप, एशिया के अंदर क्या कर रही है, इसी प्रक्रिया के अंदर जो है लोगों को लामबंद करने के लिए ये जो बड़े पैमाने पर जो मुक्ति संघर्ष लड़े गए, जो पूरे एशिया और अफ्रीका के अंदर जो मुक्ति संघर्ष लड़े गए, ये जनता नहीं लड़े हैं, लोगों के द्वारा ही लड़े गए। और इस जो संघर्ष है, इस संघर्ष में लोग लामबंद हुए और उसका परिणाम क्या हुआ है, जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उन्हीं के द्वारा ये आंदोलन भी लड़े गए और उसके बाद लोकतंत्र जो है वहाँ पर मजबूत भी हुआ। राष्ट्रवाद जो है वो लोगों को लामबंद करता है, यह राष्ट्रवाद की एक विशेषता है। और ये जो विशेषता है राष्ट्रवाद की, लोगों को लामबंद करने की, इसका कई बार मिसयूज होता है, इसको कई बार इसका दुरुपयोग होता है। अब लोगों को लामबंद कैसे किया जाए, एक ये समस्या रहती है। अब यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि नाजीवाद और फासीवाद ने लोगों को जो लामबंद किया वो नस्लीय सिद्धांत पर किया, नस्ल के सिद्धांत पर, श्रेष्ठता के सिद्धांत पर। अब वो लोगों को नहीं, लोगों को मानव के रूप में लामबंद नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में लामबंद नहीं कर रहे हैं, नस्ल के स्थान पर, के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर उसको लामबंद कर रहे हैं। अब इसका परिणाम दुनिया ने भोगा है। काफ़ी लोगों को, इसको देश के लोगों को भी और दुनिया के लोगों को भी इससे नुकसान हुआ। दूसरी तरफ अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, तो धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर लोगों को लामबंद किया जाता है। संगठन जो है, जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो व्यक्ति की जो भूमिका है, जो व्यक्ति जो है उसको राजनीति में, क्योंकि राष्ट्रवाद क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है, तो राजनीतिक सिद्धांत तो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अब ये जो राजनीति है उसमें व्यक्ति जो है वो सिद्धांत में क्या लेकर चल रहा है, धर्म, जाति और क्षेत्र को साथ लेकर चल रहा है और उसी आधार पर संगठन बन रहे हैं। उसका परिणाम जो है वो देश की राजनीति में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिवाद जो है वो अब राजनीतिक सिद्धांतों में शामिल हो जाते हैं। अब जो समस्याएं हैं वो मानव की समस्याएं डिस्कस नहीं हो रही हैं। अब समस्याएं डिस्कस हो रही हैं धर्म की, जाति की, क्षेत्र की, नस्ल की। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो लोग हैं वो नस्ल, धर्म और क्षेत्र के आधार पर बंट रही है, ये बांट रहा है इसको हम बोल रहे हैं अंधराष्ट्रवाद हम इसको बोल रहे हैं। जब राष्ट्रवाद जो है वो ब्लाइंडली जो है काम कर रहा है, उसके अंदर सिर्फ अपनी नस्ल, अपना धर्म, अपनी जाति और अपना क्षेत्र देखा जा रहा है। तो यह था राष्ट्रवाद के ऊपर विस्तृत चर्चा। आप वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।